जय हिंद फ्रेंड्स, मैं ओम प्रकाश कुमार एचवीएचएन एजुकेशनल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारत का एक सामान्य परिचय जो कि इंडियन ज्योग्राफी का एक हिस्सा है। आज हम देखने जाएंगे भारत का एक सामान्य परिचय। पहले बात ये जानना है कि ये हमारा देश भारत जो है, इसका विश्व मानचित्र पर भारत की अवस्थिति क्या है, यह भारत कहाँ पर स्थित है। जैसा कि आप सभी इस चित्र के माध्यम से देख पाएंगे, आप इसे ग्लोब मान करके चलें तो आपको मैं बता दूं कि ये विषुवत रेखा है और विषुवत रेखा के ऊपर उत्तरी अक्षांश और नीचे दक्षिणी अक्षांश है। अपनी भारत की अवस्थिति यहां पर स्थित है। ये जो अपना भारत है, इस भारत की स्थिति भारत उत्तरी अक्षांश में स्थित है। अब ये भारत उत्तरी अक्षांश में कहां पर स्थित है? अपना यह भारत एशिया महादेश के, जब आप विश्व मानचित्र पर ध्यान देंगे तो एशिया महादेश के दक्षिणी भाग पर स्थित है। एवं ये एशिया महादेश का दक्षिणी भाग सबसे अंतिम हिस्सा एवं हिंद महासागर के ये जो भाग देख रहे हैं, ये हिंद महासागर का भाग है और हिंद महासागर के शीर्ष भाग पर अपना देश अवस्थित है। क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जा सकता है, भारत की अवस्थिति एशिया महादेश के किस भाग में है? तो एशिया महादेश के दक्षिण भाग में है। एवं हिंद महासागर के कहां पर है? तो हिंद महासागर के शीर्षतम भाग पर है। अब आप देखेंगे भारत की अक्षांशीय अवस्थिति। भारत 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। इसी प्रकार पूर्व में 68.7 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 97 डिग्री 25 उत्तरी पूर्वी अक्षांश के बीच अवस्थित है। यह भारत की मुख्य भूमि की अवस्थिति है। हालांकि संपूर्ण भारत की अवस्थिति 6.4 उत्तरी अक्षांश से ही बताई जाती है। अब हम भारत की बात करेंगे। भारत की उत्तर से दक्षिणतम लंबाई कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिणतम लंबाई 3214 किलोमीटर एवं पूरब से पश्चिम की लंबाई 2933 किलोमीटर है। यह उत्तर से दक्षिण की लंबाई एवं पूरब से पश्चिम की लंबाई में अंतर 81 किलोमीटर है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि भारत उत्तर से दक्षिण की ओर अधिक फैला हुआ है। पूरब से पश्चिम की ओर की तुलना में अपना भारत उत्तर से दक्षिण की ओर अधिक विस्तार है। अब हम भारत की बात करेंगे। भारत अधिकांशतः पूछे जाने वाले क्वेश्चन कि भारत के उत्तरी बिंदु पर कौन सा स्थित है एवं दक्षिणतम बिंदु पर कौन सा अवस्थित है, पूर्वी बिंदु पर क्या स्थित है एवं पश्चिमी बिंदु पर क्या स्थित है। अब हम भारत की चलते हैं पूर्वी बिंदु की बात। भारत का जो कि सबसे उत्तरी बिंदु वह
इंदिरा, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल है एवं दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी का कैप कैमोरिन जो कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, जबकि जो कि 8 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। लेकिन संपूर्ण भारत की जब हम बात करें तो संपूर्ण भारत की उत्तरी बिंदु जो कि 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश पर अवस्थित है वह है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट यह कार निकोबार द्वीप में अवस्थित है। इस प्रकार से हम देखें, एक बार फिर से रिकॉल कर लें बातों को। भारत की उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, दक्षिणी बिंदु कैप कैमोरिन जो कि कहां पर है, ये तमिलनाडु में है। लेकिन संपूर्ण भारत की जब दक्षिणतम बिंदु की बात कही जाए तो वह इंदिरा पॉइंट जो कि कार निकोबार द्वीप में है। अब हम इसी प्रकार से भारत की पूर्वी बिंदु की जब बात करें तो भारत की पूर्वी बिंदु किबिथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। पश्चिमी बिंदु जो कि गुजरात में है, जिसे गुहार माता या गुहार मोती के नाम से भी जाना जाता है। सामान्यतः ये 4 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत की अवस्थिति कहाँ है, तो 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश के बीच, और पूर्वी की बात करें तो 68 डिग्री 7 उत्तर पूर्वी अक्षांश से 97 डिग्री 25 उत्तर पूर्वी अक्षांश के बीच अपना भारत अवस्थित है। एवं उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल, भारत की दक्षिणतम बिंदु कैप कैमोरिन, संपूर्ण भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो कि कार निकोबार में अवस्थित है, पूर्वी बिंदु किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश, एवं पश्चिम बिंदु गुहार माता जिसे कि गौर माता या गुहार मोती के नाम से भी जाना जाता है। कोशिश आशा करते हैं कि यहां तक बातों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब हम भारत की भौगोलिक संरचना के बारे में चलें कि यह भारत 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश से बना हुआ एक देश है। इस 28 राज्य में भारत के 9 राज्य, थोड़ा सा आप लोग इस पिक्चर को देखेंगे, ये जो है इस तरफ अरब सागर है यहां तक, गुजरात तक, और इस तरफ हिंद महासागर है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि भारत की जो संरचनाएं, एक तरफ भारत स्थलीय भागों से घिरा हुआ है तो ठीक दूसरी तरफ भारत जलीय भागों से अपनी सीमाएं बनाती है, जिसमें से भारत के 9 राज्य जिसकी सीमाएं समुद्र से लगती है, एवं 19 राज्य जिसकी सीमाएं स्थलीय भागों से लगती है। अब हम पहले समुद्रीय भाग की बात करें जो भारत की दक्षिणतम हिस्सा है।
इस भारत के दक्षिणतम हिस्सा की जब हम बात करेंगे कि 9 राज्य जो कि समुद्र की सीमाओं से घिरा हुआ है, इस 9 राज्य की में हम देखेंगे इस प्रकार से भारत की जब दक्षिणी भारत जो दोनों ओर जलीय सीमाओं से घिरा हुआ है, उसके 5 राज्य, इस प्रकार से आप पहले समझें, भारत का ये वाला तट इसे पूर्वी तट कहा जाता है और इस तरफ पश्चिमी भाग का तट पश्चिमी तट कहा जाता है। पूर्वी तट के 4 राज्य समुद्र की सीमाओं से लगते हैं एवं पश्चिमी तट के 5 राज्य समुद्र की सीमाओं से लगते हैं। अब ये 4 राज्य कौन हैं पूर्वी तट के जो कि समुद्र की सीमाओं से लगे हुए हैं, इस पर ध्यान देंगे। ये 4 राज्य आप यहां पर भारत के मानचित्र पर गौर करेंगे तो यहां पर आपका वेस्ट बंगाल, यहां पर ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद तमिलनाडु। यहां पर आप गौर कर पा रहेंगे कि भारत के 4 राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, जो कि भारत के पूर्वी तट पर समुद्र से लगने वाले 4 राज्य हैं। ठीक उसी तरह भारत के पश्चिमी तट पर समुद्र से लगने वाले 5 राज्य गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल। आप यहां पर देख पाएंगे कि पूर्वी तट पर भारत के 4 राज्य की सीमाएं समुद्र से लगी हुई है एवं पश्चिमी तट पर के 5 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल की सीमाएं समुद्र से लगी हुई है। इन 9 राज्यों में जो कि सबसे बड़ी सीमाएं समुद्र के साथ लगने वाली सबसे बड़ी सीमाएं गुजरात की है एवं दूसरे स्थान पर सीमाएं आंध्र प्रदेश की है। यानी भारत के समुद्र सीमाओं से लगने वाले सबसे बड़े राज्य गुजरात है एवं दूसरा बड़ा राज्य आंध्र प्रदेश है जो कि समुद्र की सीमाओं से लगा हुआ है। जबकि पूर्वी तट पर सबसे बड़ी जलीय सीमा आंध्र प्रदेश है एवं पश्चिमी तट पर सबसे बड़ा सीमा गुजरात के साथ बनाती है। आशा करते होंगे यहां तक आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। अब हम पूर्वी तट एवं पश्चिमी तट के बारे में समझ गए। अब हम भारत के सीमा की लंबाई की बात करेंगे। भारत के स्थलीय भाग की सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर एवं जलीय सीमा की लंबाई जो कि गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल तक जो कि समुद्र की सीमाओं से लगा हुआ है, इसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। स्थलीय भाग की लंबाई 15,200 किलोमीटर एवं जलीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। जबकि भारत के संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। अब ये भारत के संपूर्ण जलीय भाग की सीमा की लंबाई का मतलब क्या हुआ? ये तो अपना भारत की अवस्थिति देख रहे हैं। इसी अपने भारत देश में ही के अंतर्गत ही कुछ द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप जो कि हिंद महासागर में अवस्थित है और पश्चिमी तट के नज़दीक
जो कि लक्षद्वीप है वह भी भारत की हिस्सा है। अर्थात अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप की सीमाओं को मिलाकर भारत के जलीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। भारत के थोड़ा सा इसको हम मिटा दें। संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर। इसी प्रकार हम भारत की संपूर्ण सीमा की लंबाई जब हम देखेंगे तो भारत की संपूर्ण जलीय प्लस स्थलीय सीमा की लंबाई 22,716 किलोमीटर। यहां पर हम देख रहे हैं स्थलीय सीमा की लंबाई, आप इसको देखेंगे स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर था है, एवं जलीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर। तो संपूर्ण भारत की सीमा की लंबाई 22,716 किलोमीटर। अभी हमने देखा भारत की संपूर्ण जलीय सीमा की लंबाई, स्थलीय सीमा की लंबाई। अब हम बात करेंगे यह भारत कितने वर्ग किलोमीटर पर विश्व मानचित्र पर फैला हुआ है। तो भारत का क्षेत्रफल की जब हम बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये जो भारत का क्षेत्रफल है, यह भारत 32,87,263 किलोमीटर भूभाग पर फैला हुआ है, जो कि विश्व का 2.42% है। यह विश्व का 2.42% है। भारत की जब हम विश्व मानचित्र विश्व में देखेंगे तो भारत विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर 7वां बड़ा देश है। भारत कितना 7वां बड़ा देश है, क्षेत्रफल के आधार पर 7वां बड़ा देश। जब हम विश्व के संपूर्ण देशों की बात करेंगे तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल रूस, उसके बाद कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और 7वां में भारत। इस प्रकार से हम देखेंगे कि विश्व के 6 बड़े देश, क्षेत्रफल के आधार पर 6 बड़े देश रूस, कनाडा, यूएसए, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, और उसके बाद अपना भारत का स्थान है, जो कि 7वां बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर 7वां बड़ा देश है। अभी हमने भारत की एक सामान्य परिचय के तौर पर देखा। अब इसी में हम देखेंगे कि भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है। भारत के बीचों बीच कर्क रेखा गुजरती है, जो कि भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य तो हमें याद खूब आराम से रह जाती हैं, लेकिन जब बात आती है कि एक क्रम में याद करने का, तो वहां पर हमें बहुत सारे परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो भी हम देखेंगे कि कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्य एक क्रम में।
कर्क रेखा भारत के गुजरात से होकर मिजोरम तक गुजरती है। इसे याद करने का एक ट्रिक याद रखेंगे। गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। यहां पर देखेंगे गरम गौ से गुजरात, रौ राजस्थान, मौ मध्य प्रदेश, छ छत्तीसगढ़, छ झारखंड, छाछ झारखंड, पी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। यह एक क्रम से दिया हुआ है। गरम छाछ पी तृप्ति मिलेगी। गुजरात राजस्थान, गौ गुजरात, राजस्थान, मौ मध्य प्रदेश, छ छत्तीसगढ़, छ झारखंड, पी पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। आशा करते हैं कि कर्क रेखा जो कि 8 राज्यों से गुजरती है उसे याद रखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करते हैं, ये कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है। अब हम भारत की बात करेंगे, इसी तट की बात, जो कि और कुछ बातें पूर्वी तट और पश्चिमी तट पर बचा हुआ है। पूर्वी तट को कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है एवं पश्चिमी तट को मालाबार का तट के नाम से जाना जाता है। ये जो भारत की दक्षिणतम भारत को आप देख पा रहे हैं, इसके पूर्वी तट को कोरोमंडल एवं पश्चिमी तट को मालाबार के तट के नाम से जाना जाता है। अब हम मालाबार तट पर जब आते हैं, अर्थात भारत के पश्चिमी तट पर जब आते हैं, तो इस मालाबार तट को भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं एवं इसी प्रकार से कोरोमंडल तट को पूर्वी तट पर अलग अलग राज्यों के पास अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। पहले हम पश्चिमी तट की बात करेंगे, तो यहां पर जो कि गुजरात है, गुजरात पर मालाबार के तट को काठियावाड़ का तट, गुजरात के पास के तट को काठियावाड़ का तट, दमन से लेकर गोवा तक के तट को कोकण का तट, दमन से गोवा, गुजरात के तट को काठियावाड़ का तट, दमन से गोवा तक के तट को कोकण का तट, गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु के तट को केंद्रा का तट,
केनरा तट एवं मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी के तट को मालाबार का तट कहा जाता है। यहां पर आप गौर फिर से आप देखेंगे, काठियावाड़ का तट गुजरात के तट को कहा जाता है। दमन से लेकर गोवा के तट को कोकण का तट, गोवा से लेकर मंगलुरु के तट को केनरा का तट या केनवरा का तट एवं मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी के तट को मालाबार का तट कहा जाता है। इसी प्रकार जब हम कोरोमंडल तट पर जाएंगे अर्थात पूर्वी तट पर जाएंगे तो अलग अलग नामों से यहां पर इसे जानी जाती है। ये हमारा कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी तक कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के तट को कोरोमंडल का तट, कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा नदी के तट को कोरोमंडल का तट, एवं कृष्णा से लेकर यह हो गया अपना कन्याकुमारी, कृष्णा नदी से लेकर गोदावरी नदी के तट को ये कोरोमंडल, गोदावरी कृष्णा के बीच में गोलकुंडा का तट एवं गोदावरी नदी के तट से लेकर उड़ीसा तक के तट को उत्तरी सरकार या उत्तरी सरबर या आप इसे कह सकते हैं उत्कल का तट के नाम से जाना जाता है। अभी हमने देखा पूर्वी तट, उत्कल तट, गोलकुंडा का तट या इसे गोदावरी का तट भी कहा जाता है, सामान्य तौर पर गोलकुंडा का तट कहा जाता है एवं कोरोमंडल का तट। अब हम देखेंगे इस भारत के सामान्य परिचय के तौर पर कि भारत के कितने राज्य, अभी हमने देखा कि कितने राज्य समुद्र की सीमाओं से लगे हुए हैं, कितने राज्य स्थलीय सीमाओं से लगे हुए हैं, भारत की अवस्थिति क्या है। आशा करते होंगे आप सभी इस वीडियो के माध्यम से भारत का एक सामान्य परिचय को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। धन्यवाद।